यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बायोलॉजी में चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और शेष बचे 10 दिनों में एक एक करके सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। आज चैप्टर 1 के, फिर अगले वीडियो में चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह से सभी चैप्टर्स के पूरी तैयारी आपको करवाएंगे। पहले विकल्पी, फिर अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर 1 के विकल्पी देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए पुष्प में जो पुमंग होता है वो नर जनन अंग होता है, जो जायांग होता है वो मादा जनन अंग होता है। पुमंग क्या है, एंड्रोसियम क्या है, नर जनन अंग होता है। जायांग या गायनोसियम मादा जनन अंग होता है। अब इसमें कहा गया है कि नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो देखिए इसमें आंसर सही होगा पहला, पुमंग नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें पुंकेसर क्या है, मादा जननांग, नर जननांग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पुंकेसर है ये पुमंग का एक भाग होता है। जैसे ये एक पुष्प है, ये देखिए इस तरह से एक पुष्प है और बहुत सारे पुंकेसर निकले रहते हैं, इन सबको मिलाकर पुमंग कहा जाता है और एक को पुंकेसर कहा जाता है। तो पुंकेसर नर जनन अंग का भाग होता है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित कोशिका है। अगुणित कोशिका कौन सी है, अगुणित मतलब हैप्लॉइड कोशिका को पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो पराग कण है ये अगुणित कोशिका होती है। जो पॉलन ग्रेन है ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, अगुणित। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। एक प्रारूपिक कहा गया है, आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम की संख्या कितनी होगी। तो देखिए परागकोश की जब अनुप्रस्थ काट दिखाया था तो उसने आपको बताया था 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। देखिए इस तरह से था, ऐसे ऐसे करके, और फिर ये ऐसे था, यहाँ पर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 हो गई और यहाँ पर योजी था। तो ये 4 परागपुट या लघु बीजाणुधानियां पाई जाती थी। फिर अगला क्वेश्चन है, पराग कण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पराग कण मात्र कोशिका जो होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। जो मात्र कोशिकाएं होती हैं उनमें द्विगुणित होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की बाहरी और सबसे भीतरी परतें क्रमशः होंगी, कौन सी होंगी। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से ऑप्शन से होगा डी, एपिडर्मिस और टेपिटम। किसी परागकोश के लघु बीजाणुधानी की बाह्यतम व सबसे भीतरी परत, तो बाह्यतम परत ये होगी, ऐसे जैसे बनाया मैंने, और ये बाहरी परत इसे एपिडर्मिस कहते हैं, और यहां पर देखिए सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है जो लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। तो इसमें एपिडर्मिस और टेपिटम हो जाएगा। फिर अगला है, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। 200 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है या 200 पराग कणों का निर्माण हो रहा है, तो इतने निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो 50 होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। 112 है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसको 112 है 4 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, इधर गया 3, 4 8 32, इस तरह से 28 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है। अंड समुच्चय के निर्माण में सहायक कौन सा है कहा गया है, तो देखिए इसमें लास्ट वाला सहायक कोशिकाएं व प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये जो भ्रूणकोश था यहाँ पर प्रतिमुख कोशिकाएं तीनों थी, यहाँ पर सहायक कोशिकाएं थी, ये अंड कोशिका थी और यहाँ पर द्विगुणित केंद्रक था। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। बीजांड का ऐसा स्थान जहां से बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन सही होगा बी, नाभिका कहा जाता है। जो बीजांड का पूरा शरीर होता है, देखिए जैसे ऐसे बनाया जाए
तो ये बीजांड का पूरा शरीर है और यहां से ये जहां बीजांड वृंद से जुड़ा हुआ इसे क्या कहते हैं? नाभिका कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है निभाग पाया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं बीजांड या ओव्यूल में निभाग पाया जाता है, बीजांड या ओव्यूल में। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती हैं? तो देखिए जो अंड कोशिका है ये सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती है, सभी प्रकार के एग सेल जो होती है ये सभी प्रकार के भ्रूण कोश में मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश है। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश, अथवा इस प्रश्न को पूछा जाता है कि एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर होता है। ये वाला सही हो जाएगा, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? जो कहां पर उपस्थित होती हैं? निभागीय छोर पर, अंडद्वारीय छोर पर, मध्य में, इनमें से किसी में नहीं। तो देखिए जो निभागीय छोर है ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बनाया तो प्रतिमुख कोशिकाएं ऊपर होती है और निभाग भी यहाँ पर ऊपर की तरफ ही होता है। फिर अगला है एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। तो इसे सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उन्मील परागणी पुष्प में ऑटोगैमी संपन्न हो सकती है यदि। ऑटोगैमी संपन्न हो सकती है यदि कौन सा ऑप्शन सही होगा? परागकण वर्तिकाग्र के सुग्राही होने से परिपक्व होते हैं, वर्तिकाग्र परागकणों के परिपक्व होने से पहले ग्राह्य हो जाता है, परागकण व वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, पराग कोश का वर्तिकाग्र दोनों की लंबाई के बराबर होता है। तो देखिए इसमें ये सही हो जाएगा, परागकण एवं वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है साल्विया में परागण होता है किसके द्वारा? जो साल्विया है इसमें कीटों के द्वारा परागण होता है, कीटों के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जल परागित पादप का नाम है। जल के द्वारा परागित होने वाले पादप का नाम तो हाइड्रला है। हाइड्रला जलीय पौधा है और जलीय पौधों में जल परागण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है किसी एक लिंगाश्रयी पौधे के लिए कृत्रिम संकरण की योजना बनाने में निम्न में से कौन सा पद किसी महत्व का नहीं है? तो बिपुंसन, जिसमें पुष्प के पुंकेसरों को काटकर अलग कर दिया जाता है उसे ही बिपुंसन कहा जाता है, तो इसमें बिपुंसन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूणकोश विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? भ्रूणकोश के विकास के लिए कौन सा क्रम सही है बताना है। तो देखिए इसमें आंसर कौन सा सही होगा? इसमें आंसर सही होगा बी, आर्कियोस्पोरियम, गुरुबीजाण मात्र कोशिका, गुरुबीजाण और भ्रूणकोश। फिर अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन की क्रिया होती है। ये देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2016 में, 2014 में, 2008 में आया है, 2022 में भी आया है। द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है? तो जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं सभी आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं द्विनिषेचन का तात्पर्य है, यानी द्विनिषेचन किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें सही होगा एक नर युग्मक का अंडकोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन द्विनिषेचन कहलाता है। यहां पर देखिए ये जैसे भ्रूणकोश था, यहाँ अंडकोश का ये द्वितीयक केंद्रक था, द्वितीयक केंद्रक था, ये अंडकोशिका थी। अब यहां से दो नर युग्मक आए थे, एक नर युग्मक का अंडकोशिका से संलयन और फिर दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संलयन, इसे ही द्विनिषेचन कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। भ्रूणपोष की कोशिकाएं क्या होती हैं? आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है, चाहे ऐसे प्रश्न पूछा जाए। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा त्रिगुणित। भ्रूणपोष जो होता है इसकी कोशिकाएं त्रिगुणित होती हैं, क्योंकि दो यहाँ पर में, एक यहाँ पर निषेचन हुआ एक केंद्रक से और यहाँ पर दो केंद्रक से निषेचन हुआ था, इसलिए त्रिगुणित हो जाएंगी। फिर अगला है भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 3x होती है। अभी मैंने बताया भी है त्रिगुणित यानी 3x हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं।
भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म अवशेष है, किसका अवशेष होता है? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, बीजांड काय का अवशेष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कूट फल है? कूट फल माने झूठा फल यानी असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट कौन सा है? तो हम सभी लोग जानते हैं जो सेब है ये फॉल्स फ्रूट होता है क्योंकि पुष्पासन से इसका निर्माण होता है। फिर अगला है, तो देखिए कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक आभासी फल नहीं है? अगर आभासी फल है कहा जाता तो सेब सही होता, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है इसलिए आम सही होगा। ये आभासी फल नहीं है, शेष सभी आभासी फल हैं या कूट फल हैं या झूठे फल हैं या असत्य फल होते हैं। अगर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बहुभूरता की खोज किसने की थी? तो बहुभूरता की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये पहले चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के पहले पाठ के मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।